नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत गद्य काव्य के अंदर क्लास। दोस्तों लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं सेकंड ग्रेड रीड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। आप चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। आज हम आपको बताएंगे गद्य काव्य के अंतर्गत सुबंधु के बारे में पूरी डिटेल आपको मिलेगी और इनकी जो रचना है, एकमात्र रचना है वासव दत्ता, उसके बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा जो एग्जाम में पूछी जा सकती है या पहले एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उनको भी यहाँ पर मैंने शामिल किया है। तो चलिए आज की ये शानदार क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हमारा टॉपिक रहेगा सुबंधु। सबसे पहले तो हम सुबंधु जी के बारे में जानते हैं, क्या खास है और कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले लिखा है संस्कृत साहित्यिक गद्य के प्रथम कवि हैं। बहुत ही मोस्ट लाइन है ये। कौन है? सुबंधु जी संस्कृत साहित्य गद्य के प्रथम कवि हैं, यानी जो साहित्यिक गद्य लिखा गया है उसके अंदर ये पहले कवि माने जाते हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं। मान लो कि प्रश्न पूछ लिया जाता है संस्कृत साहित्यिक गद्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो उत्तर होगा सुबंधु को। किसको? सुबंधु को माना जाता है। ऐसे ठीक है ना। आगे है देखिए, गद्यत्रयी के प्रथम या प्राचीन कवि कौन हैं, तो ये उत्तर होगा सुबंधु। गद्यत्रयी के प्रथम जो कवि हैं या प्राचीन कवि हैं उनमें भी सुबंधु जी का नाम आता है। अब बताऊंगा मैं आपको अभी गद्यत्रयी कौन हैं। वैसे मैं बता चुका हूं पहले ही गद्यत्रयी के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इस तरह से मित्रों याद रखना है, गद्यत्रयी के प्रथम या फिर कहें कि प्राचीन कवि जो हैं वो हैं आपके सुबंधु जी। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे लिखते हैं संस्कृत अलंकृत गद्य शैली के प्रथम कवि हैं। ये तीनों ही लाइन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है। क्या? संस्कृत अलंकृत गद्य शैली के प्रथम कवि कौन हैं या किसे माना जाता है। यदि इस तरह का सवाल आएगा तो उत्तर लिखना है सुबंधु। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत अलंकृत गद्य शैली के प्रथम कवि माने जाते हैं। क्या? प्रथम कवि। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं देखिए इनके जन्म स्थान के विषय में, इनके समय के बारे में, परिवार के बारे में संपूर्ण जानकारियां कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, इसलिए अज्ञात है। ठीक है। बहुत सारे जो हमारे कवि महाकवि हुए हैं उन्होंने अपने ही शास्त्र, अपने ही ग्रंथ रचनाओं में अपनी जानकारी दी है, लेकिन इनकी कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इसमें हमने अज्ञात लिखा है। यहाँ पर कुछ अनुमान के आधार पर कुछ चीज़ें आपको बताएंगे अभी आगे, लेकिन इसमें अस्पष्टता ज़्यादा है। इसलिए देखिए यहाँ पर आगे लिख रहे हैं अनुमान के आधार पर इनका जो जन्म का समय है वो क्या माना जाता है। देखिए जन्म का समय क्या माना जाता है इनका। देखो इनका समय बताया जाता है 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य में इनका समय स्वीकार किया जाता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वार्ध या फिर 600 ईस्वी के लगभग, इतना यहाँ पर हम अनुमान के साथ में बता सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य में इनका समय माना जाता है। ठीक। आगे बता रहे हैं अनुमान के आधार पर ही कि ये वैष्णव हैं। इसके अलावा काश्मीरी कहते हैं इनको, या फिर यूं कहें कि मध्य प्रदेशीय कवि इनको कहा जाता है। तो ये हम आपको मेन फैक्ट बता रहे हैं सुबंधु जी के बारे में। और भी इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं जहां से प्रश्न आपका बनेगा या पहले बन चुका है, एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उनको भी यहां पर शामिल किया हुआ है। इसलिए हर लाइन को देखना है, हर लाइन को सुनना है, अपने मित्रों तक पहुंचाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको बहुत ही
मेहनत से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं और एकदम शानदार तरीक़ा से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मित्रों, आगे है इनकी जो शैलीगत विशेषता क्या है। इनकी जो शैली है लिखने की, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है देखिए, कह रहे हैं कि कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं ये, इसलिए कठिन शब्दावली इनकी एक विशेषता हो जाती है। इसके अलावा दीर्घ समास, ये भी इनकी एक विशेषता है। इसके अलावा पांडित्यपूर्ण शैली, इनकी जो शैली है वो एक प्रकार से कठिन मानी जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। पांडित्यपूर्ण शैली है जिसमें उन्होंने अपने पांडित्य या ज्ञान को उसमें दिखाया है। इसके अलावा समास की बहुलता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा समास उसमें प्रयोग किया है, बड़े बड़े शब्दों के माध्यम से, बड़े बड़े पदों के माध्यम से वहाँ पर उन्होंने इसको दिखाया है। इसके अलावा अलंकृत शैली, अलंकारों का भी उसमें प्रयोग कर दिया। इसके अलावा है श्लिष्टार्थ प्रदान, यानी श्लिष्ट के अर्थ की प्रधानता है। श्लिष्ट के अर्थ की प्रधानता, श्लेष आप जानते होंगे जिसमें एक ही शब्द में अन्य अर्थ छुपे रहते हैं, एक ही शब्द में दो अर्थ छुपे रहते हैं, ऐसे समझ गए ना, तो वो होता है श्लिष्ट। ऐसे आपको समझना होता है। तो ये इनकी शैलीगत विशेषता हैं। सुबंधु जी जो लिखते हैं, जिस तरह की शैली उनकी है उसकी ये विशेषता हैं। तो आपको विशेषताएं ध्यान रखनी है। कभी कभी क्या होता है, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुबंधु की शैलीगत विशेषताएं नहीं हैं या विशेषता हैं, कौन सी है कौन सी नहीं है, ऐसे सवाल आजकल पूछे जाते हैं और अक्सर इसी तरह के सवाल गलत होते हैं। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक ऐसे सवालों को करना होगा, अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है गद्य प्रकार। इन्होंने जो लिखा है वो किस तरह के गद्य का प्रकार लिखा है। वैसे हमने गद्य के प्रकार आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इससे पहले की जो क्लास हमने ली थी उसमें केवल गद्य के विषय में ही बताया था, गद्य के प्रकार, विशेषताएं, ठीक है, कथा आख्यायिका क्या है, सब इसके बारे में डिटेल से आपको समझाया था। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो गद्य लिखा है वो कौन से प्रकार का गद्य लिखा है। तो याद रखना, उत्कलिका प्राय ये इनका गद्य का प्रकार है। उत्कलिका प्राय इनके गद्य का प्रकार है, या फिर कहें कि दीर्घ समास युक्त गद्य लिखा है इन्होंने। एक ही मतलब है। उत्कलिका प्राय में होता क्या है, दीर्घ समासों का प्रयोग किया जाता है। आगे है इनकी रीति कौन सी है भाई, किस रीति में लिखते हैं। तो यहां याद रखना होगा गौड़ी रीति है इनकी। कौन सी रीति है, गौड़ी रीति है। यानी गौड़ी से मतलब समास प्रधाना रीति, गौड़ी रीति भवति, ऐसे याद रखना है। इसके अलावा गुण की बात करें कि भाई कौन सा गुण, मैंने गुण भी बता रखे हैं आपको, उनको भी देखें आप, नहीं देखे हैं तो यहां याद रखेंगे ओज गुण, गुण में याद रखना है ओज गुण, ठीक। आगे है संप्रदाय, किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो याद रखना है वक्रोक्ति संप्रदाय। ये है वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंध रखने वाले ये कवि हैं। और वैसे आप जानते होंगे वक्रोक्ति जो संप्रदाय है हमारा, उसके प्रवर्तक कौन है, कुंतक जी हैं। कौन है, कुंतक। साथ में मैंने लिख दिया है क्योंकि ये जानकारी भी होनी चाहिए। यह लिखा है वक्रोक्ति संप्रदाय के उत्कृष्ट प्रथम गद्य कवि सुबंधु हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट फैक्ट है। वक्रोक्ति संप्रदाय के उत्कृष्ट प्रथम गद्य कवि किसे माना जाता है, उत्तर हो जाएगा सुबंधु को माना जाता है। किसको, सुबंधु को माना जाता है। आगे चलिए, यहां लिखते हैं गद्य शैली का आदर्श। जो गद्य शैली इनकी है उसका आदर्श क्या है, किसको आदर्श बना करके लिखा है। तो यहां याद रखेंगे गुणाढ्य की बृहत कथा को इन्होंने आदर्श स्वीकार किया है। क्या, आदर्श स्वीकार किया है, ऐसा आप यहां ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई। ऐसे अब आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि वक्रोक्ति जो निपुण हैं उनमें 3 कवि के नाम आते हैं। वक्रोक्ति निपुण में 3 कवि माने जाते हैं।
इस तरह का एक सवाल आया था कि वक्रोक्ति निपुण कौन है, वक्रोक्ति निपुण किसे मानते हैं। तो यहां आपको याद रखना है 3 कवियों का नाम मैं बता रहा हूं, इसमें सुबंधु जी, एक बाणभट्ट और एक कविराज। ये 3 कवि ये कहलाते हैं वक्रोक्ति निपुण। इसके लिए एक श्लोक भी आता है, सुबंधुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणः चतुर्थो विद्यतेन वा। इस तरह से तो स्पष्ट हो गया, वक्रोक्ति निपुण में 3 कवि ध्यान रखने हैं, सुबंधु, बाणभट्ट और कविराज। ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब देखिए यहां पर नीचे लिखा है मित्रों, इनके अनुसार काव्य कैसा होना चाहिए। जो सुबंधु जी हैं वो इनके अनुसार काव्य कैसा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कुछ लिखा है। यहां पर कह रहे हैं कि अलंकारों का चमत्कार हो, श्लेष की प्रचुरता हो और वक्रोक्ति से युक्त हो, इस तरह का काव्य होना चाहिए। ऐसा कौन मानते हैं? ये सुबंधु जी मानते हैं। सुबंधु जी के अनुसार इस तरह का काव्य होना चाहिए, जिसमें अलंकारों का चमत्कार दिखाया गया हो, श्लेष की जिसमें प्रचुरता हो और वक्रोक्ति से युक्त हो, ऐसा काव्य होना चाहिए। तो इस तरह से मित्रों हमने सुबंधु जी से संबंधित जो कुछ भी विशेष मैटर था, अच्छा था, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट था, वो सब आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। निश्चित एग्जाम में आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगी, बशर्ते आपको ये सब मैटर याद होना चाहिए। और याद तभी हो सकता है जब आप बार बार देखोगे, बार बार इनका अभ्यास करोगे, बार बार सुनोगे। कहते हैं कि कोशिश करने से कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जिस चीज को बार बार सुनोगे या देखोगे वो चीज बिल्कुल कंठस्थ हो जाती है, कभी भी भूल नहीं सकते हो ऐसे। ठीक है ना। चलिए मित्रों, अब इनकी हम जो रचना है एकमात्र, उसको हम बताते हैं। उस रचना से संबंधित जो कुछ भी आपका मैटर एग्जाम के हिसाब से मोस्ट होगा वो सब बताया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रचना के विषय में समझते हैं। और इनकी एकमात्र रचना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नाम है वासव दत्ता। यहां कंफ्यूज मत होना, आप सोच रहे होंगे कि स्वप्न वासव दत्ता, नहीं, स्वप्न वासव दत्तम अलग है और वासव दत्ता अलग है। स्वप्न वासव दत्तम तो नाटक है भास जी का, जो 13 नाटक उन्होंने लिखे हैं उसमें नाम है एक स्वप्न वास दत्तम। लेकिन यहां सिर्फ हम वासव दत्ता की बात कर रहे हैं। तो वासव दत्ता गद्य की रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, सुबंधु जी की एकमात्र रचना है। तो चलिए उस रचना के विषय में पूरी डिटेल से समझते हैं। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, पूरी कथानक या पूरी विषय वस्तु क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, अब हम आगे बता रहे हैं इनकी जो रचना है वासव दत्ता। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वासव दत्ता एकमात्र रचना है इनकी। किनकी? सुबंधु जी की एकमात्र रचना। प्रश्न आ गया कि वासव दत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की। ऐसा सवाल पूछा गया है, या कहते हैं यह सवाल में इस तरीका से पूछ लिया जाए कि सुबंधु की एकमात्र रचना कौन सी है, तो यही होगी। ठीक है, फर्स्ट लास्ट सब यही है। तो वासव दत्ता ध्यान रखना है। अब देखो एक सवाल यह भी बनता है कि जो वासव दत्ता है वो किस तरह की विधा है, किस तरह की विधा है? ये महाकाव्य के अंतर्गत आती है या आख्यायिका है, कथा है, क्या है? तो याद रखना ये कथा है। वासव दत्ता एक कथा है, ये कथा शैली के अंतर्गत आती है, कथा विधा के अंतर्गत आती है ये वासव दत्ता। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है पेपर में आजकल। इसके बाद में है गद्य त्रयी की प्रथम रचना है ये। हमने आपको कहा कि गद्य त्रयी के जो कवि हैं उनमें प्रथम कवि सुबंधु जी को मानते हैं, तो इनकी रचना को भी प्रथम रचना कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो प्रश्न आ सकता है कि गद्य त्रयी की प्रथम रचना किसे स्वीकार करते हैं या किसे मानते हैं? उत्तर होगा वासव दत्ता को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? वासव दत्ता को। ये मोस्ट फैक्ट हैं, आपको अच्छे से समझने हैं। इसके बाद में है कि संस्कृत साहित्य की प्रथम गद्य रचना किसे मानते हैं?
इसके लिए भी उत्तर याद रखना, वासव दत्ता को मानते हैं। संस्कृत साहित्य की प्रथम गद्य रचना वासव दत्ता है। ये फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। आगे है, अलंकृत शैली में निबद्ध प्रथम काव्य कौन सा है? उत्तर होगा आपका वासव दत्ता, सुबंधु जी की। समझ गए? अलंकृत शैली में निबद्ध से मतलब है रचित, इसमें लिखी गई कौन सी ऐसी रचना है, कौन सा काव्य है? तो वो है वासव दत्ता। अब देखो, इनमें से किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लो पूछ लिया कि अलंकृत शैली में निबद्ध प्रथम काव्य किसे मानते हैं? उत्तर होगा वासव दत्ता। सवाल आ गया कि संस्कृत साहित्य की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा वासव दत्ता। प्रश्न आ गया गद्य त्रय की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा वासव दत्ता। ऐसे सवाल बन सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें जो विषय वस्तु है उस पर आधारित कुछ यहां मोस्ट फैक्ट आपको बताते हैं। सबसे पहला है इसमें नायक। इसमें नायक कौन है और नायिका कौन है, यह प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है इस तरह का। तो देखिए, वासव दत्ता के अंदर जो नायक है मित्रों, वो है कंदर्प केतु। कौन है? कंदर्प केतु। और साइड में हमने लिखा है नायिका। नायिका है इसमें वासव दत्ता, जो कि नाम से पता चल रहा है। वासव दत्ता के नाम के आधार पर ही इस रचना का नामकरण किया गया है, वासव दत्ता। और इधर है कंदर्प केतु। इन दोनों की प्रेम कथा है, इसमें प्रेम कहानी है, किस तरह इनका पुनर्मिलन होता है, पुनर्जीवित होकर के दोनों का विवाह होता है। ये सारी बात मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, शॉर्ट में बता दूंगा सब कुछ। अब यहां देखेंगे जो नायक हैं कंदर्प केतु जी। इन कंदर्प केतु के माता पिता का क्या नाम है, यह भी फैक्ट ध्यान रखने होंगे। तो नायक ध्यान रखना है, कंदर्प केतु है वासव दत्ता में नायक। इस कंदर्प केतु के पिताजी का नाम है चिंतामणि। कौन नाम है? चिंतामणि। ठीक है। और इसका जो मित्र है कंदर्प केतु का, उसका नाम है मकरंद। क्या नाम है? मकरंद। ध्यान रहेगा, ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। कंदर्प केतु नायक है। अब कंदर्प केतु के पिताजी का नाम चिंतामणि है और कंदर्प केतु का जो दोस्त है उसका नाम है मकरंद। इधर चलिए साइड में, यहां नायिका हमने कहा कि वासव दत्ता है, तो वासव दत्ता के पिताजी का नाम है, देखिए, श्रृंगार शेखर। क्या नाम है? श्रृंगार शेखर। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। और इनकी जो दासी है उसका नाम है कलावती। क्या नाम है दासी का? कलावती। किसकी दासी है ये? बताइए। ये है आपकी वासव दत्ता की दासी। ठीक। इसके बाद में इनकी जो मित्र है वो है सारिका, या फिर उसका नाम है तमालिका। जो सारिका है उसका नाम है तमालिका। सारिका मतलब चिड़िया मान लो एक तरीका से, ऐसे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नायक कौन है, नायिका कौन है। ठीक है। नायक के पिताजी का नाम क्या है, नायिका का पिताजी कौन है, दासी और मित्र कौन है, ये आप इसमें ध्यान रखोगे। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद में इसमें जो कथानक है, पूरी कथा वस्तु को मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और रोचक तरीका से। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इसमें। तो देखिए, रस आपको ध्यान रखना है। मान लो आता है कि वासव दत्ता में कौन सा रस प्रधान रस माना जाता है, तो याद रखना है श्रृंगार रस इसमें प्रधान रस स्वीकार किया जाता है। तो प्रधान रस में याद रखेंगे श्रृंगार रस। आगे है रीति। रीति में आपको याद रखनी है गौड़ी रीति। ठीक है। अब गौड़ी रीति क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैंने जो पहले स्टार्टिंग वाली क्लास ली है उसमें मैंने बताया है बहुत ही आसान तरीका से, वहां आप जरूर देखें। इसके बाद में है गुण। अब गुण की बात है, मान लो कि पूछा जाए कि वासव दत्ता में किस गुण का प्रयोग किया है, तो ओज गुण है यहां पर, ओज गुण। ठीक है। ओज गुण क्या है ये आप जानते होंगे। इसके बाद में है अलंकार। अलंकार है इसमें श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार आप जानते हैं। श्लेषः क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है जब एक ही शब्द में एक से ज्यादा अर्थ छुपे हुए रहते हैं तो उसको हम कहेंगे श्लेष अलंकार। श्लिष्टै पदैर अनकार्था विधाने श्लेषः उच्यते या इष्यते, इस तरह का इसमें लक्षण होता है श्लेष का। ठीक है ना, ऐसे।
तो अलंकार में याद रखना है श्लेष अलंकार। इसके बाद में उपजीव्य काव्य की बात आती है कि उपजीव्य काव्य कौन सा है, तो यहां याद रखना है पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें जो विषय वस्तु दी गई है वो काल्पनिक है, किसी ग्रंथ को लेकर के नहीं है, यानी किसी ग्रंथ को उपजीव्य के रूप में आधार बना करके नहीं लिखा गया है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है, मान लो आता है कि यह किस ग्रंथ को आधार बना करके लिखा गया है, तब आएगा बृहत कथा। यानी जो बृहत कथा है गुणाढ्य की, उस गुणाढ्य की बृहत कथा को आधार बिंदु बना करके इन्होंने इसको लिखा है। जैसे आप जानते हैं भाई, जब कोई भी ग्रंथ की रचना होती है तो उस ग्रंथ को लिखने से पहले किसी ना किसी कथा वस्तु को दिमाग में रखा जाता है, किसी ग्रंथ को दिमाग में रखा जाता है, उसको आधार बना करके हम उसी के आधार पर लिखते हुए चलते हैं आगे। ऐसा एक सिस्टम रहता है। तो ऐसे आप समझना है कि आधार बृहत कथा गुणाढ्य, ये आपको मानना है, ठीक है ना। और उपजीव्य की बात आती है तो यहां उपजीव्य आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूर्णतः यह काल्पनिक विषय वस्तु है, ये कथानक जो है वो काल्पनिक है। ऐसे आप इसके ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे है, इसको जो हमारे सुबंधु जी हैं उन्होंने स्वयं ने क्या कहा है, देखिए खुद ने कहा है। ये क्या कहा है, प्रत्यक्षर श्लेषमय ग्रंथ कहा है। यानी खुद ने, सुबंधु जी ने खुद ने इसको, यानी इस ग्रंथ को, वासव दत्ता नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को इन्होंने क्या कहा है, प्रत्यक्षर श्लेषमय ग्रंथ कहा है। ऐसा भी सवाल बन जाता है कि सुबंधु ने अपनी इस रचना को क्या कहा है या ग्रंथ को क्या कहा है, तो याद रखना है प्रत्यक्षर श्लेषमय ग्रंथ कहा है। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहे हैं कि बाण ने हर्षचरित में लिखा है। जो बाण भट्ट जी ने हैं उन्होंने हर्षचरित में क्या लिखा है, सुनिए। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति को समझते हैं। लिखा हुआ है, कवि नाम ए गलद दर्पो नूनम वासव दत्तया। बहुत ही उत्कर्ष बात इसमें लिखी गई है। इसका अर्थ है मित्रों कि वासव दत्ता कथा ग्रंथ ने कवियों का अहंकार खत्म कर दिया। यानी जब ये वासव दत्ता कथा लिखी गई है तो इससे पहले के जितने भी कवि हैं उनका जो घमंड था, उनका जो अहंकार था, वो चूर चूर हो गया, वो अहंकार खत्म हो गया। क्योंकि इस ग्रंथ की रचना से पहले जो पहले के कवि थे वो ये मानते थे कि हमसे अच्छी कोई रचना नहीं कर सकता, हमसे अच्छा कोई लिख नहीं सकता। लेकिन इनका जो ये घमंड था, इनका जो ये अहंकार था, ये वासव दत्ता जब ग्रंथ की रचना हुई उसी के साथ में वो घमंड या अहंकार खत्म हो गया उनका। इतना अच्छा इसको लिखा गया, इतनी अच्छी और परिष्कृत और अलंकृत भाषा में इसको लिखा गया, ठीक है ना। ऐसे आगे चलिए। आगे इसमें कथानक क्या है मैं शॉर्ट में बता रहा हूं और डिटेल से भी बताऊंगा आगे। कथानक है, इसमें शुक दंपति द्वारा नायक नायिका का मिलन होता है। इसमें जो शुक दंपति है, ठीक है ना, इनकी सहायता से नायक और नायिका का मिलन होता है। नायक कौन है और नायिका कौन है ये तो हम आपको बता चुके हैं। नायक में याद रखना है कंदर्प केतु और नायिका में वासव दत्ता, ठीक है ना। आगे इसमें लिखते हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती, श्री कृष्ण और शिव की स्तुति की गई है। ये भी याद रख लेना। जो ग्रंथ का प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग होता है, वहां पर सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो सरस्वती माँ, श्री कृष्ण और शिव जी की स्तुति के साथ में स्टार्टिंग की गई है। आगे लिख रहे हैं कि वासव दत्ता नामक रचना कुंतक द्वारा वर्णित विचित्र मार्ग का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं फैक्ट। वासव दत्ता नामक जो रचना है ये कुंतक द्वारा वर्णित विचित्र मार्ग का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। तो इस तरह से मित्रों हमने इसमें आपको बताया कि क्या क्या इसमें मोस्ट फैक्ट हैं और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। इनमें से जरूर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बस आपको याद रहने चाहिए। इनको बार बार देखना है, इनको बार बार सुनना है। जो मोस्ट लगता है उसको तुरंत ही काफी में नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी इसी तरीका से। अब दोस्तों मैं इसमें आपको इसका जो कथा वस्तु का इसका विषय है वो भी मैं आपको बता देता हूं इसमें।
तो अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको आगे इसकी कथा वस्तु को समझा देता हूं कि इसमें क्या कथा वस्तु है, उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वासवदत्ता में है क्या। शॉर्ट में बताऊंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 मिनट में आपको पूरी कथा वस्तु आपको समझा दूंगा। तो देखिए वासवदत्ता, इसमें आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये वासवदत्ता है, ये कंदर्प केतु है, यानी कि ये नायिका और ये इधर नायक, दोनों आप देख पा रहे होंगे। दोनों की किस प्रकार से कहानी चलती है मैं आपको पूरी सुना के बता रहा हूं, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कंदर्प केतु, राजकुमार और वासवदत्ता नामक राजकुमारी के प्रेम और विवाह का बहुत ही सुंदर रोचक वर्णन है। राजा चिंतामणि के पुत्र कंदर्प केतु को सपने में एक अद्वितीय सुंदरी वासवदत्ता दिखाई देती है और वह उस पर मुग्ध होकर के अपने मित्र मकरंद के साथ उसकी खोज में निकल पड़ता है। कहने का मतलब हो गया कि जो कंदर्प केतु है, कंदर्प केतु को रात्रि को सपना आता है और सपने में वह एक सुंदर सुशील कन्या को देखता है, यानी कि वह वासवदत्ता को देखता है और देखते ही उससे प्रेम कर बैठता है। उसको ढूंढने के लिए अपने मित्र मकरंद के साथ में निकल पड़ता है। आगे क्या हुआ? आगे विंध्या अटवी में जामुन के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए उस वृक्ष पर बैठे एक शुक और मैना की बातें सुनते हैं। यानी कि जब वो रात्रि को एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तो उसी पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर शुक और मैना दोनों बैठे हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं। उनके संवाद से यह पता चलता है कि वासवदत्ता ने भी सपने में राजा कंदर्प केतु को देखा और तमालिका अर्थात मैना नामक दासी को पत्र देकर के भेजा है। इस तरह की बात उस पेड़ पर बैठे शुक और मैना के संवाद से उसे पता चलता है। इस प्रकार से तोता मैना की सहायता से कंदर्प केतु और वासवदत्ता का मिलन हो जाता है। वासवदत्ता का पिता वासवदत्ता को विद्याधरों के राजा पुष्पकेतु को देना चाहता है। यानी वासवदत्ता का जो पिता है वो वासवदत्ता की शादी किसी अन्य व्यक्ति से करना चाहता है। किससे? राजा पुष्पकेतु से करना चाहता है। यह सुनकर के वासवदत्ता और कंदर्प केतु वहां से भाग जाते हैं। अब दोनों भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया कि जो वासवदत्ता है, वासवदत्ता के पिताजी वासवदत्ता की शादी किसी अन्य से करना चाहते हैं। दोनों भाग करके विंध्याचल पर्वत पर रात्रि विश्राम के बाद में प्रातः काल वासवदत्ता कंदमूल फल लेने के लिए जाती है। तभी किरातों के 2 समूहों में वासवदत्ता को लेकर के झगड़ा हो जाता है। यानी 2 किरात समूह मिलते हैं, दोनों किरात समूहों में आपस में झगड़ा हो जाता है। कोई कहता है कि वासवदत्ता को मैं लूंगा, कोई कहता वासवदत्ता मेरी है। इस तरह से उनमें मतभेद हो जाता है, दोनों लड़ने लग जाते हैं। डर करके वासवदत्ता किसी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाती है और शिला बन जाती है। मतलब ऋषि के आश्रम में बिना अनुमति के घुस जाती है। जैसे ही वो उसमें घुसती है तो वो शिला यानी कि पत्थर की बन जाती है, क्योंकि वो ऋषि के आश्रम में बिना अनुमति के घुसी थी। कंदर्प केतु जब सोकर के उठता है और वासवदत्ता को वहां पर नहीं पाता है तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और लास्ट में आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि रुको वत्स, बहुत ही जल्दी आपका पुनर्मिलन होगा। इस प्रकार से आश्वासन दिया जाता है। भटकते हुए कंदर्प केतु के स्पर्श से वासवदत्ता
पुनर्जीवित हो जाती है, यानी कि वो इधर उधर भटक रहा होगा तो अचानक से जो वासवदत्ता पत्थर बन गई थी उसी पत्थर से उसका पैर स्पर्श कर जाता है, स्पर्श करते ही वह पुनर्जीवित हो जाती है। मित्र मकरंद भी वहां पर आ जाता है और दोनों का विवाह हो जाता है। इस तरह से दोस्तों इनका पुनर्मिलन हो जाता है। तो ये थी पूरी की पूरी कथा वस्तु। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वासवदत्ता में क्या कथा वस्तु है। आराम से आपको मैंने बताया है, बहुत ही रोचक तरीका से बताने का प्रयास किया है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों हमने इसमें पूरी डिटेल बता दी है वासवदत्ता के विषय में, सुबंधु जी के विषय में। एग्जाम में जो जो प्रश्न इसमें आ सकते हैं वो मैंने सारा कुछ इसमें शामिल कर दिया है, और एग्जाम में पहले जो कुछ पूछ लिया गया है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों बाणभट्ट जी के बारे में। तो बाणभट्ट जी की अगली क्लास रहेगी, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद में जैसे हमारे और भी कवि रहेंगे गद्य के, उनके बारे में भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से ध्यान रखिए अपना और तैयारी करिए। सबके लिए शुभकामनाएं।